हो गया। एक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पूर्ण चक्र में निकाल लिए हैं। अब अर्धचक्र में डायरेक्ट समीकरण बता रहा हूं ना, आई एवरेज निकालना है। अब एक अर्धचक्र बोल दिया है तो लिमिट कहां से कहां होगा, 0 से t/2। अर्धचक्र बोल दिया तो आधा होगा टाइम। और यहाँ क्या निकालते हैं, आई अपॉन में टी रहता है ना, तो टी की जगह t/2 और इंटू dt। समझ आया, पूरा वैल्यू सेम है, सिर्फ ये बस बदला है। निकालोगे यहाँ से समाकलन करके, 2 ऊपर जाएगा क्या, 2/t होगा, तो 2/t बाहर हो गया, 0 से t/2 आई इंटू dt। ऐसे करो, आई का मान भी यही रख दो। आई बराबर क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई का मान रखें, आई नॉट साइन ओमेगा टी और इंटू में दे। ये पूरा आई नॉट बाहर होगा, तो आई नॉट और 2/t क्या बचा, साइन ओमेगा टी का माइनस में कॉस ओमेगा टी, ओमेगा नीचे में आएगा और इंटू dt। अरे कर ली ना समाकलन। अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक रहेगा, 0 से t/2। अब t का वैल्यू रख दो, क्या होता है 2π/ओमेगा, आई नॉट 2 अपॉन में t। ओमेगा को भी बाहर कर दो, हो गया, माइनस को भी बाहर लेकर आओ माइनस, और t की जगह 2π/ओमेगा, पूरा मान बस रखते चले है ना। और क्या बचा, कॉस हुआ ओमेगा, एक मिनट ऐसे करो, टी का मान यहां से निकाल लो, ओमेगा इंटू टी और 0 से t/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे, बनाए, माइनस में आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में ओमेगा से ओमेगा काट दो, नीचे में क्या बचा 2π और कॉस ओमेगा, टी की जगह t/2 हो गया, टी की जगह सबसे पहले लिए 2/2 t/2 माइनस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उसका सूत्र है। उसके बाद कॉस ओमेगा, टी की जगह 0 हो गया, एक बार लेना है t/2 और एक बार 0। ये यहाँ से t का मान 2π/ओमेगा रखो, कॉस ओमेगा, टी की जगह हम क्या रख सकते हैं 2π में ओमेगा, ओमेगा नीचे में आ जाएगा, हो गया ना, माइनस में कॉस 0 बनेगा, और ये वैसे ही चल रहा है ना सेम। तो ओमेगा से ओमेगा कटा, 2 से 2 कटा, क्या मिला कॉस पाई माइनस में कॉस 0। जितना 0 का मान होगा उतना ही कॉस पाई का मान होगा, लेकिन निगेटिव में, माइनस में आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2। यहां से निकालो माइनस आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2π। देखो कॉस पाई का समझाना पड़ेगा, 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, कॉस का मान 1 0 यही होता है ना, कॉस थीटा का मान 1 0। तो जितना 0 डिग्री का मान रहता है उतना ही 180 का भी रहता है yes। तो इसका मान 1 है तो 180 में भी कितना होगा 1, लेकिन साइन बस में पूरा पॉजिटिव मिलेगा, बाकी में निगेटिव। जैसे ही 90 के पार चला गया ना, तो साइन के अलावा जितना भी वैल्यू मिलेगा कॉस टेन कोसेक इन सब का निगेटिव में आता है, तो ये कितना मिलेगा माइनस का। 0 का जो वैल्यू है 180 डिग्री पर मिलता है, 0 का वैल्यू 180 पर, सिर्फ साइन बस में पूरा पॉजिटिव रहेगा, कॉस में निगेटिव, टेन में भी निगेटिव। तो कॉस पाई, कॉस 0 में कितना होता है 1, तो 180 पर -1 होगा,
फिर माइनस है तो माइनस, cos 0 का मान 1 होगा, -1 और -1 -2, और उस -2 को बाहर कर दो तो +2, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस होगा, क्या बचा I0 अपॉन में 2 पाई और स्क्वायर हो गया ना, 2 से 2 कटा और ये किसका मान है I एवरेज, तो I एवरेज बराबर क्या आया I0 का स्क्वायर अपॉन में पाई। अर्ध चक्र में, और अर्ध चक्र है ना, हाँ, और पूर्ण चक्र में क्या निकला था 0, पूर्ण चक्र में 0 और अर्ध चक्र में I0 स्क्वायर अपॉन में पाई। प्रतिरोध, प्रतिरोध जानते हो, किसी चालक के द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट डलता है वो क्या है प्रतिरोध। अब इसी की जगह हम लोगों ने यदि प्रेरक कुंडली लिया, प्रेरक कुंडली, प्रेरक कुंडली मतलब L, और संधारित्र, संधारित्र हो गया C, और प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब यह है ओमी है ना, ओमी। प्रतिरोध तो समझ गए, किसी चालक के द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट डलता है वो क्या है प्रतिरोध। वैसे ही प्रत्यावर्ती धारा में होगा, प्रत्यावर्ती धारा में प्रेरक कुंडली और संधारित्र दोनों के द्वारा क्या किया जाएगा प्रतिबाधा उत्पन्न किया जाएगा, वो है प्रतिघात, प्रतिघात ही लिखे हो ना, इसे दर्शाते हैं x, हो गया, जीटा बोलते हैं, इसका भी मात्रक क्या होगा ओम। अब इसके व्युत्क्रम को यानी कि 1/x क्या कहते हैं अनुक्रियता, प्रतिघात का व्युत्क्रम अनुक्रियता। अब प्रतिबाधा, प्रतिघात के प्रकार लिखे हो क्या, प्रतिघात के प्रकार, प्रतिघात के पहला होगा प्रेरकीय प्रतिघात, दूसरा संधारित्रीय प्रतिघात। प्रतिघात का ही प्रकार है इसलिए प्रेरकीय प्रतिघात और दूसरा संधारित्रीय प्रतिघात। यदि प्रेरक कुंडली के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट डलता है तो वो होगा प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकी मतलब प्रेरक कुंडली, प्रेरक कुंडली L से लिए और प्रतिघात है इसलिए X, तो XL आया। वैसे ही संधारित्र के लिए XC, संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध, ये क्या है संधारित्रीय प्रतिघात। हुआ क्लियर। और प्रतिबाधा, अब ये तो जानते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, संधारित्रीय प्रतिघात और प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध, यह तो प्रेरक कुंडली, संधारित्र या प्रतिरोध, इन तीनों में से कोई भी दो या दो से अधिक यदि प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट डालता है तब क्या होगा प्रतिबाधा। जैसे ये मान लेते हैं एक परिपथ है सर्किट, इस पर लग गया एक ओमीय प्रतिरोध, ये क्या है R, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक प्रेरक कुंडली, क्या होगा L। हुआ, तो क्या क्या लगा है यहाँ पर, एक R लगा ओमीय प्रतिरोध और एक XL मतलब प्रेरकीय प्रतिघात, तो दोनों मिलकर प्रतिबाधा उत्पन्न किया, मतलब दोनों मिलकर क्या किया है अवरोध उत्पन्न किया है, तो इसे क्या कहते हैं प्रतिबाधा। प्रेरक कुंडली, संधारित्र या ओमीय प्रतिरोध, तीनों में से कोई भी दो या दो से अधिक प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट डालता है तब प्रतिबाधा कहलाता है। XC ये वाला XL और ये R, तीनों के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में क्या डाला रुकावट डाला, तो तीनों डाला है तब भी ये क्या होगा प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को लिखते हैं Z से, प्रतिबाधा के उत्क्रम को ही प्रवेश्यता कहते हैं, मतलब 1/Z। और जितना भी प्रतिरोध वाला कोई भी चालक है ना, पूरे का मात्रक एक ही रहेगा ओम। समझ आया। प्रतिघात मतलब प्रेरक कुंडली या संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध। उसके बाद प्रतिघात के प्रकार प्रेरकीय और संधारित्र, प्रेरक कुंडली के द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध, संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध। हुआ। उसके बाद प्रतिबाधा, तीनों में से किसी दो के द्वारा या दो से अधिक के द्वारा डाला गया अवरोध। हुआ। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा और उसी आवृत्ति की वोल्टता को क्या करे समान कला में घुमा दे, मतलब समान कला में निरूपित करे।
ये हो गया x और ये वाला y। परिभाषा क्या लिखी हूँ? उस आलेख को जो प्रत्यावर्ती धारा और उसी आवृत्ति की वोल्टता सहित घूर्णी सदिशों I वेक्टर और V वेक्टर के रूप में निरूपित करता है। ऐसा आलेख जो क्या करे, प्रत्यावर्ती धारा और उसी आवृत्ति की वोल्टता, मतलब दोनों का जो आवृत्ति है वो क्या रहना चाहिए, समान। जितना आवृत्ति धारा का है उतना ही आवृत्ति वोल्टता का भी होना चाहिए। तो उसी आवृत्ति की वोल्टता, इसे क्या करे, घूर्णी सदिश के रूप में निरूपित करे। घूर्णी सदिश I वेक्टर और V वेक्टर दोनों के रूप में निरूपित करते हैं। देखो ग्राफ को ठीक से बनाना। ये हो गया I वेक्टर और ये वाला V वेक्टर। यहां से इसको मिला दो इस प्रकार से, ये I और ये V। अब क्या बोला है, घूर्णी सदिशों को मतलब समान कला में घुमाएगा ना, तो एक का जो फलन है वो थीटा रहेगा और दूसरा ओमेगा टी। ये हो गया थीटा के सापेक्ष और ये वाला ओमेगा टी। ओमेगा क्या बताता है यहाँ पर, उसकी आवृत्ति। आवृत्ति समझ में आया? जो प्रत्यावर्ती धारा और उसी आवृत्ति की वोल्टता को क्या करे, घूर्णी सदिश सहित प्रदर्शित करे, यानी कि निरूपित करे। ये घूर्णी सदिश बता रहे I वेक्टर और V वेक्टर, ये इसी दिशा में जा रहे हैं ना, इस प्रकार से ये घूमता हुआ जाएगा। तो ये इस प्रकार से यदि यहाँ से ऐसे गया तो पूरा ऐसे घूमते हुए एक चक्कर पूर्ण करेगा और क्या करेगा, पूरा माना पलट सकता है, पलटेगा। यदि हमने क्या किया, y अक्ष को नीचे लाया तो ये वाला भी पलटेगा, इस दिशा में आ जाएगा। जस्ट उसके विपरीत है फेजर आरेख, जो प्रत्यावर्ती धारा और उसी आवृत्ति की वोल्टता को घूर्णी सहित सदिश, मतलब घूर्णी सदिश सहित क्या करे, प्रदर्शित करे या निरूपित करे। मतलब प्रत्यावर्ती धारा के साथ परिपथ, एसी अल्टरनेटिंग करंट के साथ परिपथ, अल्टरनेटिंग करंट के परिपथ। कल शायद इसको बताया था थोड़ा सा। देखो एक है अपना 3 से निकलेगा ना, L, C और R, इन्हीं तीनों को मिलाकर हमें 7 परिपथ बनाना है। तो एक तो बन सकता है हमारा पहला L परिपथ, दूसरा C, तीसरा R, फिर LC, LR, CR, सातवां LCR। ये पूरा इतना परिपथ पढ़ना है। पहला है L परिपथ, तो सब में ना ये वोल्टता रहेगा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टता के लिए समीकरण पहला क्या है, L युक्त परिपथ है, मतलब जिसमें प्रेरण कुंडली L हो। किस चीज के रूप में, प्रतिरोध के रूप में। तो इस पर क्या लगाना है हमें, एक ये लगा दिए, ये क्या है हमारा L। अब दूसरा C है तो इस पर C लग जाएगा, संधारित्र C। तीसरा में R, यहाँ पर लगा दो प्रतिरोध। ये हो गया। सभी में I धारा प्रवाहित होगी, I धारा जैसे ही प्रवाहित होगा वोल्टता उत्पन्न होगा, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट क्या है यहाँ पर, शिखर वोल्टेज, V अपेक्षिक वोल्टता। इस पर बनाओ, L R बोला है ना, तो 2 परिपथ बनेगा, मतलब 2 प्रतिरोध। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये हो गया L और ये C, ये क्या हमारा L और ये C। अब L R का बना लो, L और ये वाला R, ये L ये R, फिर LCR लास्ट बचा मैं बना रहा हूँ तो बंद हो जाएगा ना। ये क्या है हमारा R L और C, एक बच गया CR। ये R और ये C मिल गया 7 परिपथ।
अब सातों में सिर्फ एक चीज बस है, कलांतर। कलांतर मतलब फाई। फाई का मान यदि पता करने आ गया तो एकदम इजी है। यदि आर युक्त ऐसी परिपथ, मतलब ऐसी परिपथ जिसमें क्या हो, आर। आर मतलब माना आर, माना प्रतिरोध आर, प्रत्यावर्ती धारा के साथ, प्रत्यावर्ती धारा के साथ जुड़ा है, तब तथा जुड़ा है, तथा इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तब प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या है बताओ? बोलो। वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर यदि आई धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध क्या है, आर। माना परिपथ में धारा आई प्रवाहित हो रही है तथा वोल्टेज वी है और प्रतिरोध आर है, तब क्या लगाओगे? ओम का नियम। ओम के नियम से, देखो ओम के नियम से यदि यहाँ पर क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है और वोल्टेज वी है और प्रतिरोध क्या लगा है, आर, तो आर बराबर क्या निकलता है, वी अपॉन आई। यहाँ से हम लोग आई का मान निकाल सकते हैं, वी अपॉन आर। अब देखो यहाँ पर वी का भी मान रख देते हैं, तो आई क्या बन जाएगा, वी का मान वी नॉट साइन ओमेगा टी बटे में आर, यह है। अब जैसे हम लोगों ने वी नॉट लिया तो यहाँ आई का आई नॉट होगा। ये तो इसको मत करना। देखो अब यहाँ से v अपॉन आर बराबर क्या लिखे हैं, आई, तो v नॉट अपॉन आर, इसकी जगह पर क्या निकाल सकते हो, आई नॉट। v नॉट अपॉन आर बराबर आई नॉट, तो i बराबर इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, आई नॉट और साइन ओमेगा। निकल गया। यही प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। इसको कहाँ है समीकरण यार, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और ये समीकरण 2। यहाँ पर वोल्ट को लिखना भूल गए, विभवांतर भी उत्पन्न होता है ना। देखो अब समीकरण 1 और 2 को देखो, यदि तुलना किए तो वी नॉट बराबर क्या है, वी नॉट बराबर क्या है, यदि समीकरण 1 और 2 की तुलना किए तो वी नॉट बराबर ना साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा दोनों में बराबर है, तो वी नॉट बराबर आई नॉट, वी बराबर आई, तो दोनों इक्वल है, तो दोनों क्या होगा, समान कला में। समीकरण 1 व 2 से क्या है, स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता क्या होंगे, समान कला में होंगे। प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता क्या होंगे, समान कला में, तो फाई बराबर 0, फाई मतलब कला, इसी से दर्शाएंगे ना। हो गया, दोनों क्या है, समान कला में है। अब आर बराबर वी अपॉन आई निकालें, वी अपॉन आई, तो यहाँ पर वी नॉट अपॉन आई नॉट, यदि वी नॉट अपॉन आई नॉट किए तो ये क्या बन सकता है, आधा जेड। ये क्या है हमारा जेड, नहीं जेड क्या है, प्रतिबाधा। अब यहाँ पर बनाओगे
फेजर आरेख, कला आरेख। क्या बना रहे थे? फेज डायग्राम ना, कला आरेख। अब ये बताओ दोनों की कलाएं क्या है? समान है, तो अलग अलग कला बनेगा? एक ही कला में, मतलब ये V है तो इसी कला में I भी रहेगा, मतलब एक ही दिशा में। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ये हो गया V और ये वाला I बन गया। इसको आगे पीछे मत करना, वोल्टेज आगे रहता है, वोल्टेज के पीछे पीछे करंट जाता है, ना तो करंट के पीछे पीछे वोल्टेज जाएगा, ये याद रखना। अब बनाते हैं फेजर आरेख। फेजर आरेख, फेजर आरेख कैसे बनेगा? अब भी बताया था, I वेक्टर और V वेक्टर दोनों क्या हो? एक घूमने सहित घूम जाए, मतलब सदिश सहित घूम जाए, घूर्णन करे। तो ये क्या होगा हमारा? एक्स एक्सिस और ये वाला वाई। अब ये बना दिया मैंने, ठीक। अब बताओ, ये मान लो अगर V है, ये क्या है? V, तो I इसके नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा? ये आ जाएगा यहाँ I। अच्छा, क्योंकि दोनों की कलाएं क्या है? समान है, इसलिए एक ही रेखा बना। ये फेजर, जहाँ इसको ले लो I नॉट, ये I नॉट और ये V नॉट, ये I और ये वाला V। समझ आया फेजर आरेख? तरंग आरेख, वेव डायग्राम, चित्र बनाए थे, दोनों की कलाएं क्या है? समान है, तो समान में ही आएगा जरूर, बट थोड़ा सा बस डिफरेंट। हाँ, एक ऊपर की तरफ रहता है तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ निगेटिव, क्योंकि जस्ट उसके विपरीत दिशा में चक्र पूर्ण करता है। प्रत्यावर्ती धारा का चक्र, पूर्ण चक्र लिखे हो ना, औसत मान वाला, एक ही दिशा में चक्र पूर्ण करता है और दूसरे दिशा में अर्ध चक्र पूर्ण करता है, तो दोनों मिलाकर क्या बनता है? एक पूर्ण चक्र। तो एक दिशा ऊपर की ओर होगी और एक दिशा नीचे की ओर। अब ये क्या है हमारा? V, V ये हो गया V, मतलब वोल्टेज, वोल्टेज के लिए बन गया। अब क्या बनाओगे? धारा के लिए, धारा इसके नीचे में जाएगा। ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा और ऊपर का प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अब यहाँ पर क्या रहता है? उसका शिखर मान। शिखर मान मतलब बताया था ना, अधिक, तो अधिक मान यहीं पर मिलेगा, सबसे ऊंचा वाला। तो ये क्या बनेगा? V नॉट और ये वाला I नॉट, V नॉट और I नॉट। अपना T/2 मतलब π/2, 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये वाला T पूरा, यहाँ पर 3π/2 मतलब 3T/2 ना, कितना बनता है? 270। उसके बाद यहाँ पर 2T। उस दिन बता रहा था ना, पाई का वैल्यू और इधर जीरो का वैल्यू, जीरो का वैल्यू कहाँ मिलता है? पाई पर। तो जीरो का वैल्यू, ये यहाँ पर जीरो है, तो जीरो का वैल्यू कहाँ मिलेगा? टी पर, इस जगह टी पर। टी का फिर क्या आ जाएगा? 2T। वैसे ही पाई का, उसके बाद 2 पाई, फिर 4 पाई, उसके बाद 6 पाई मिलेगा। अब इसके नीचे में क्या आएगा? मतलब बीच में π/2, इसके बीच में 3π/2, 3π/2, उसके बाद 5π/2, अब 7π/2। जो भी सम वाला है वो इसके बीच में मिलते जाता है और सम वाला इसके बीच में मिलेगा, 0 से पाई। तो 0 का वैल्यू कहाँ मिलता है? पाई पर, पाई का वैल्यू 2 पाई पर, ये घूमते जाए, बस π/2 का 3π/2 मिलेगा। दो अर्ध चक्र पूर्ण करता है तब क्या बनता है? एक पूर्ण चक्र। यही बनता है ना, दो अर्ध चक्र पूर्ण करेगा तभी एक पूर्ण चक्र बनेगा। अब पूर्ण चक्र कितना मिलता है? 2 अर्ध चक्र। 2 अर्ध चक्र के बराबर क्या होगा? एक पूर्ण चक्र। और पूर्ण चक्र मतलब एक पूरा वृत्त, सर्कल बनता है। कितना डिग्री रहता है वृत्त? 360 डिग्री, मतलब 2 पाई। 360 का मतलब 2 पाई।
पाई का मान 180, 180 गुणित 2 कर दो 360 मिल गया। तो वैसे ही 2 अर्धचक्र, 2 अर्धचक्र मतलब एक पाई प्लस दूसरा पाई, अभी मिलाओगे तब 2 पाई बनेगा। इक्वल आया। पाई क्या है? प्रथम अर्धचक्र, दूसरा पाई द्वितीय अर्धचक्र, दोनों अर्धचक्र मिलाए तब एक पूर्ण चक्र बना जो 2 पाई का रहता है। हुआ। अब ये हो गया हमारा प्रथम अर्धचक्र। प्रथम अर्धचक्र हुआ, कितना का बनता है? 180। हाँ 180 मतलब पाई। और दूसरा अर्धचक्र जस्ट उसके विपरीत दिशा में बनता है, तो ये हो गया विपरीत दिशा में। यहाँ कितना मिलेगा? 2 पाई, 2 पाई। अगर यहाँ से दोनों का अंतर देखे तब कितना का अंतर मिलेगा? पाई का। इन दोनों के बीच में पाई का, तो पाई और पाई आया 2 पाई। तो ये मिला प्रथम अर्धचक्र और ये द्वितीय अर्धचक्र। प्रथम अर्धचक्र में 1 पाई, द्वितीय अर्धचक्र में द्वितीय पाई मतलब दूसरा पाई, तो दोनों मिलाकर 2 पाई। अब देखो ये 0 डिग्री है, अभी 0 है, और पूरा एक वृत्त कितना बनता है? 90 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये इतना हो गया और इसी को मैंने यहाँ पर मिला दिया तो बना 360, क्योंकि यहाँ भी तो है ना। वीडियो चालू है। हाँ देखो ये एक अर्धचक्र और ये वाला दूसरा अर्धचक्र, तो दोनों तो अभी भी अर्धचक्र ही है, तो इसका मान पाई है और इसका मान पाई, दोनों मिलाकर क्या बन गया? 2 पाई। अब इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, यहाँ पर दोनों को एक जगह कर दी, वो तो सिर्फ धारा चलते रहता है, धारा ऐसे घूम कर तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, वो वापिस ऐसे चलते रहेगा, यहाँ से पूरा ऐसे घूमेगा, बना, इसीलिए इस प्रकार से दर्शाए। लेकिन ये भी आधा है और ये वाला भी आधा, तो एक अर्धवृत्त 180 डिग्री मतलब पाई का बन गया यहाँ पर, इसीलिए ऐसे लिखा। हाँ अब ये तो पाई बना, तो बीच में क्या मिलेगा? अब देखो 180 है, 180 अर्धचक्र, 2 पाई मतलब 360 पूर्ण चक्र, तो अर्धचक्र का और आधा कर दिए मतलब 90 डिग्री बनेगा। तो इसका आधा अर्धचक्र मतलब ये पूरा बीच से कटेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर ही इसका शिखर मान मिलता है। देखो यहाँ से इस प्रकार से ऐसे घूमेगा वृत्त, सर्कल बना, तो इसका सबसे हाईएस्ट ऊंचाई क्या होगा? इसका मध्य बिंदु होगा। तो इसका पाई 0 और पाई इसके बीच में क्या आता है? पाई बाई 2, तो ये कितना बना? पाई बाई 2 का। वैसे यहाँ पर क्या मिलेगा? 3 पाई बाई 2। अब आया, ये हो गया 0 डिग्री, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। इसका वैल्यू जानते हैं, साइन और कॉस में भी पढ़ाया था। 0 का वैल्यू कहाँ मिलता है? 180 पर, मतलब 0 और इधर पाई पर मिलता है, तो 0 से क्या हुआ? पाई बाई पाई पर, और बीच में आ जाएगा पाई बाई 2, तो 0 से 180 मतलब 0 से पाई, उसके बीच में 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2। अब क्लियर हुआ। और इसके बीच में क्या है? 90 डिग्री का कालांतर मतलब V0 शिखर मान, बीच में ही मिलेगा शिखर मान। हुआ, ये था लॉजिक।